हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ पर्यावरण की पुस्तकें सीरीज के एक नए अंक के साथ। आज जिस किताब की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो किताब बेहद ख़ास है और वो किताब है ये। आप देख सकते हैं इस किताब का नाम है द नटमेग्स कर्स और ये किताब लिखा है अमिताभ घोष ने। तो पहले थोड़ा सा जानेंगे लेखक के बारे में और फिर जानेंगे किताब के बारे में। अमिताभ घोष दुनिया के जाने माने उपन्यासकार हैं। ये भारत के रहने वाले हैं और ये अमेरिका में रहते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित इनको बाकी भी बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं और हाल फिलहाल के 3-4-5 सालों में इन्होंने उपन्यास यानी फिक्शन से नॉन फिक्शन की तरफ कदम बढ़ाया है और ये क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरणीय न्याय, इन्वायरमेंटल जस्टिस वगैरह को लेकर के बहुत ज़्यादा लिखते रहे हैं। तो ये इनकी किताब अभी 1-1.5 साल पहले ही आई है और अब बात करते हैं ये किताब की। तो ये किताब जो है ये किताब बेहद ही दिलचस्प किताब है और पर्यावरण में आमतौर पर इस तरह की किताबें देखने को नहीं मिलती हैं। ये किताब है नटमेग्स कर्स। इसका मतलब क्या है? नटमेग जो होता है वो एक मसाला होता है, स्पाइस होता है और आमतौर पे भारत के घरों में ये मिल जाएगा, लेकिन एक समय में ऐसा नहीं था। तो उसके इतिहास के माध्यम से ये पूरी किताब बुनी गई है और इसके 3 प्रमुख हिस्सों में हमने इसे डिवाइड किया है कि लेखक ने नहीं किया है अपने समझ के आधार पे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो नटमेग होता है उसको बोलते हैं जायफल। जायफल एक मसाला होता है जो कि आमतौर पर आयुर्वेदिक चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है और इसके अलावा खाने में भी भारतीय घरों में इस्तेमाल होता है। तो ये कहानी है 17वीं सदी के शुरुआत की, 1621 की, जब दुनिया में जितना भी जायफल होता था, जितना भी नटमेग होता था, वो एक छोटे से आइलैंड पे होता था और वो आइलैंड भारत के साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व में जो इंडोनेशिया है उसके आसपास के जो आइलैंड थे उसमें एक आइलैंड था बांदा, BANDA, बांदा आइलैंड। उसी पे दुनिया भर में जितना भी जायफल होता था वो सब कुछ, सारा जो जायफल होता था वो वहीं होता था। और उसकी कहानी शुरू होती है, वो छोटे छोटे से द्वीप होते हैं जो समुद्र के अंदर बने हुए हैं और ये चूँकि एक सीमित मात्रा में होता था और वहाँ का भूगोल ऐसा था कि वहाँ पे ज्वालामुखी था, वॉल्केनो था उसके बगल में ही, और वहाँ की जो मिट्टी थी वो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो लावा निकलता था और वहाँ की जो मिट्टी थी दोनों मिक्सअप होके बहुत अच्छा वो एक कॉम्बिनेशन बनाते थे जिसमें कि ये जायफल होता था। तो उसी समय की बात है 1621 में जब ये हमला हुआ और डच ने हमला किया उस पर और पूरा द्वीप खाली करा दिया और वहाँ पे नरसंहार किया और नरसंहार करने के बाद वहाँ के ज़्यादातर लोगों को मार दिया गया, उस द्वीप पे रहने वाले को, और उसके अलावा जो लोग बचे उनको बंदी बना लिया गया और उनको स्लेव बना दिया गया यानी दास बना दिया गया। इसके अलावा भारत से भी जो बंधुआ मजदूर गिरमिटिया पकड़ पकड़ के वहाँ पर ले गए और सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे इसकी खेती कराई जा सके। और ये क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण था? क्योंकि एक तो ये बहुत कम मात्रा में उगता था और दूसरा कारण ये था कि ये ऐसा अफवाह फैल गया था कि ये जो जायफल होता है वो प्लेग में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। प्लेग जो बीमारी है उस समय यूरोप की एक महत्वपूर्ण बीमारी थी। तो एक तरीके से यूरोप पूरा कब्जा करना चाहता था इस पर और वो चाहता था कि इसका उत्पादन बढ़ाया जाए और इसे दूसरी जगह भी ले जा करके उगाया जाए। तो इसकी पूरी कहानी ये पहले पार्ट में है और इसमें इसके माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से उपनिवेशवाद ने यानी कोलोनलिज्म ने किस तरीके से इस दुनिया पे असर डाला। तो इसमें यही होता है कि डच जो है 1621 में एक बार आते हैं इस द्वीप पे और आकर के यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं, यहाँ के अधिकतर लोगों को मार देते हैं और इसको इन्होंने एक स्पेशल नाम दिया है बहुत, और ये नाम अभी हाल फिलहाल के भी आप समय में देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। इसको ये कहते हैं रिसोर्स कर्स। रिसोर्स कर्स का मतलब संसाधन श्राप होता है हिंदी में। इसका मतलब क्या है कि इस दुनिया में जितनी भी प्राकृतिक संसाधन के रूप में धनी जगहें हैं वो उनके लिए श्राप बन गया है। तो इसी तरीके से जो ये जायफल था वो श्राप बन गया बांदा आइलैंड के लिए। और अगर आज हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि झारखंड है या छत्तीसगढ़ है या सिंगरौली है या सोनभद्र है या उड़ीसा के वो जगह हैं या इसके अलावा अफ्रीका के वो तमाम जगह हैं जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं और बहुत महंगे मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है।
तो वहाँ के प्राकृतिक संसाधन दरअसल वहाँ के लिए एक तरीके से श्राप बन चुके हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का जो कारपोरेट है और पूरी दुनिया के जो ताकतवर लोग हैं वो उस पर कब्जा करना चाहते हैं, और कब्जा करने के बाद उससे जो पैसा पैदा होता है, जो उससे कैपिटल पैदा होता है, पूंजी पैदा होती है, उसका बंटवारा वो उन लोगों के साथ नहीं करना चाहते जिसके द्वारा उन्होंने ये पैदा किया था। तो ठीक ऐसा ही हुआ। तो इसके माध्यम से वो बताना चाहते हैं अमिताभ घोष कि उपनिवेशवाद का पूरे दुनिया के पर्यावरण पे और जलवायु परिवर्तन पे कितना घातक प्रभाव हुआ। दूसरी बात यह है कि उपनिवेशवाद किस तरीके से जो है पूरी दुनिया से श्रम, संसाधन और धन तीनों लूट के यूरोप में कैसे भरा गया है और किस तरीके से नरसंहार किया गया है। तो ये इसका पहला हिस्सा है जिसमें कि बताया गया है। और इसके अलावा इसमें आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें डिस्कस है, वो ये है कि इस समय बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि भारत जैसे देश भी उसी रास्ते पे चल पड़े हैं। भारत के जो बड़े शहर हैं वो ऐसे ही बिहेव करते हैं गाँव के साथ, जैसा कि यूरोप ने किसी समय भारत या दूसरे देश के साथ किया था। ये इंटरनल कॉलोनी वाला सिस्टम है एक तरीके से, कि देश के अंदर उपनिवेश बना दिया गया है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता जैसे शहर सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स इकट्ठा करते हैं गांव से और जंगलों से, और बदले में उन्हें कुछ भी नहीं देते। तो एक तरीके से ये आधुनिक समय में जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसी रास्ते पे चल पड़ी हैं जिस रास्ते पे कभी यूरोप चला करता था। उसके अलावा ये इसमें ये भी बताते हैं कि कैसे बहुत सारे देशों ने दूसरा रास्ता लिया। तो ये जो रास्ता था यूरोप का, ये बिल्कुल अनसस्टेनेबल था, बिल्कुल ही टिकाऊ नहीं था, एक्सप्लॉयटेशन पे आधारित था और रिसोर्स इंटेंसिव था, एनर्जी इंटेंसिव था, कैपिटल इंटेंसिव था। यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा संसाधन लगता था। जो विकास का मॉडल है उनका, बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगती थी और बहुत ज़्यादा पूंजी लगता था। लेकिन जो जापान का मॉडल है या साउथ कोरिया का मॉडल है वो बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, यानी कि श्रम सघन है, श्रम पे आधारित है। तो भारत जैसे देश के लिए ये बताते हैं कि हो सकता है कि लेबर इंटेंसिव मॉडल ज़्यादा सही रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है। तो एक तरफ से बेरोजगारी भी कंट्रोल होगी इससे और दूसरी तरफ से एक्सप्लॉयटेशन भी रुकेगा। तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये पीछे इतिहास में जा करके इस चीज़ को समझाते हैं। तो ये पहला पार्ट है इसका, जो उपनिवेशवाद के प्रभाव हैं, किस तरीके से पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं। इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं लेकिन मैंने जो है उसको एक पूरा कंप्लीट करके आपको बताया। दूसरा है जो हाल फिलहाल के 30-40 सालों में यूरोप का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल रहा है, यूरोप का और विशेष तौर पर अमेरिका का। वो मॉडल कैसे अपर मिडिल क्लास सेंट्रिक रहा है और कैसे वो पूंजी सेंट्रिक रहा है और कैसे वो अन्याय पे आश्रित है। उसका कारण ये है क्योंकि बहुत सारे ऐसे उसमें टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि गरीब देश अफोर्ड ही नहीं कर सकते और उन्हें उस चीज़ की सज़ा दी जा रही है दरअसल जो प्रदूषण उन्होंने फैलाया ही नहीं। तो इसमें हिस्टोरिकल जो इमिशंस है उनको बिना ध्यान में रखे हुए ऐसे टेक्नोलॉजीज़ लाई जा रही हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, तथाकथित सस्टेनेबल एनर्जीज लाई जा रही हैं। और उस एनर्जी पे दिक्कत ये है, उसमें कोई समस्या नहीं है लाने में, दिक्कत बस यही है कि उसे डेवलपिंग कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। तो वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो भी जो है इन्वायरमेंटलिज्म ऑफ एलीट हो गया है, इन्वायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर नहीं हुआ, गरीब लोगों का पर्यावरणवाद नहीं हुआ। वो ये इसमें आप ये पूरी तरीके से बताते हैं। इसमें कोविड के दौरान की किताब लिखी गई है तो उसमें बताया जाता है कि दुनिया कैसे विषमताओं से भरी हुई है और किस तरीके से जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा विषमतापूर्ण है। इन्वायरमेंटल जस्टिस कैसे बिल्कुल नहीं कंप्लीट हो पाती है। इसमें जो तीसरा भाग है इस किताब में वो भी बहुत इम्पोर्टेंट भाग है और वो पार्ट एक तरीके से है कि पर्यावरणीय संकट से जो प्रभावित होने वाले लोग हैं उनकी बात इसमें की जा रही है। ये बताते हैं कि जो पर्यावरणीय संकट है वो मूलतः यूरोप और अमेरिका और दूसरे विकसित देशों के कारण पैदा हुआ, लेकिन उसका जो प्रभाव है और उसका दुष्प्रभाव कहा जाए, उसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव एशिया पर पड़ेगा क्योंकि एशिया के बहुत सारे बड़े देश और विशेष तौर पर दक्षिण एशिया, साउथ एशिया, इसमें भारत आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, म्यांमार आता है, ये सारे देश हैं। तो इसमें जो है लगभग 1.5 अरब 2 अरब आबादी रहती है पूरी दुनिया की, 1/3 से भी ज़्यादा आबादी लगभग। तो ये जो कोस्टल रीजन्स हैं, जो समुद्र तट हैं, उस समुद्र का जब जलस्तर बढ़ेगा या दूसरे साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ होंगी, चक्रवात आएंगे, बॉन्डर आएंगे या दूसरा कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो उसका सबसे बड़ा और सबसे बुरा प्रभाव इन्हीं रीजन्स पे पड़ेगा, जबकि ये रीजन एमिशंस के लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं।
दूसरी चीज़ क्या है कि इन इलाकों में गरीबी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनके पास तैयारी भी उस तरह से नहीं है जैसा कि विकसित देशों में है। तो पर्यावरणीय संकट का सामना उन्हें ज़्यादा करना पड़ेगा जो कि उसके लिए कम जिम्मेदार है। और ये बताते हैं कि किस तरीके से जो हमारे शहर हैं वो कैसे बिल्कुल तैयार नहीं है कि कोई पर्यावरणीय संकट आ जाए तो उसमें क्या होगा। इसमें ये बार बार जिक्र करते हैं बांग्लादेश का और भारत का जो ईस्ट रीजन है, सुंदरबन वाला इलाका जो कोलकाता के पास में है बंगाल में, उसका उदाहरण देते हैं कैसे वहाँ पे ज़मीन धंस रही है, कैसे वेटलैंड गायब हो रहे हैं और कैसे वहाँ का जो पानी है वो खारा हो रहा है, वहाँ के पानी में आर्सेनिक पाया जा रहा है और वहाँ के जो लोग हैं उनके पास माइग्रेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। तो दुनिया भर में जो माइग्रेशन क्राइसिस है, वो चाहे सीरिया से हो रहा हो, चाहे वो बांग्लादेश से हो रहा हो या इंडिया से हो रहा हो, वो माइग्रेशन क्राइसिस दरअसल उपनिवेशवाद की ही देन है और आधुनिक जो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम है उसकी एक देन है। इसके बारे में ये बताते हैं। तो ये किताब नॉन फिक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और इसमें एक पूरा वर्ल्ड व्यू है, एक अल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल की बात की गई है कि कैसे एक विकास का वैकल्पिक तरीका भी अपनाया जा सकता है। अभी भी देर नहीं हुई है, अपनाया जा सकता था पहले भी, आज भी अपनाया जा सकता है और कैसे जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको एक अलग रास्ता लेना चाहिए। तो ये थी किताब नुटमेग कर्स। ये किताब अगर आपने पढ़ी हो और इसके बारे में कुछ आप ऐसा समझ पाए हो जो हम नहीं समझ पाए, नहीं बता पाए, तो उसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं। इसके अलावा कोई पर्यावरण की दूसरी किताब हो जो कि महत्वपूर्ण हो तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।